नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज 2-3 दिन बाद मैं आउट ऑफ स्टेशन था अपने एक पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से। 2-3 दिन बाद आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ और इस बीच में 2-3 दिन आपको रिपीटेड एपिसोड्स के साथ संतोष करना पड़ा होगा। आपके बहुत रिएक्शंस जो आते हैं उससे यही लगता है कि रिपीटेड एपिसोड्स आप बहुत पसंद नहीं करते हैं, लेकिन खाली छोड़ना भी थोड़ा अनुचित लगता है ऐसे लोगों के लिए जो शायद नए हैं। तो आज की घटना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की है। हुआ कुछ यूं कि 22 जनवरी 2025 को भीलवाड़ा शहर के अयप्पा मंदिर में रात कोई 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मंदिर के चौकीदार लाल सिंह का शोर सुनाई पड़ा। 12-1 बजे की बात है। इनमेट्स जो मंदिर के हैं वो सो रहे होंगे। सुबह 4 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू होती है। आसपास के लोग भी सब लगभग नींद में आ जाते हैं। शोर सुनकर लोग बाहर की तरफ आए। मुख्य गेट पर लाल सिंह जहां वो कुर्सी लगाकर बैठता है वहीं थोड़ी दूर पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। बुरी तरह से शरीर से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया हो। टॉर्च की रोशनी में लोगों ने यह भी देखा कि उसका पैंट का हिस्सा यानी कमर के नीचे वाला वस्त्र वो निकाल कर फेंका गया था और उसके प्राइवेट पार्ट्स को शरीर से काट कर अलग करके शरीर से कुछ दूर पर उसे फेंक दिया गया था। ये बात गंभीर थी, अनयूजुअल थी और इसका मायने आदमी बहुत तरह के लगाने लगता है। बहरहाल पड़ोसियों ने, इनमेट्स ने, इन सब लोगों ने हल्ला किया। पुलिस बुलाई गई, पुलिस आई। पुलिस ने ये देखा, पुलिस की भी समझ में कम आ रहा था। पुलिस ऐसी हालत को देखकर तुरंत आशनाई के एंगल पर बात करना शुरू करती है कि शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, बच्चे कितने हैं, पत्नी से संबंध कैसे हैं, मंदिर में कितनी देर रहता है, रात में कहाँ रुकता है। इस तरह की बातें पुलिस जानने की कोशिश करती है जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं। बहरहाल पुलिस को ये भी जानकारी हुई कि आने वाला व्यक्ति जिसने इसको मारा था वो अकेला है। मारने से पहले वो जूझा था, कुछ उससे पूछताछ हुई थी, वो हाँ ना की शब्दों में उसका जवाब दे रहा था। पूछने वाला व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं हो रहा था और तब उसके बाद जोर जोर से चीखें सुनाई पड़ने लगी थीं। उसका हाल हुलिया ये सब पुलिस को उन्हीं में से किसी ने बताया। पुलिस ने फौरन सीसीटीवी से उसको ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते करते भोर में वो व्यक्ति अपने घर के सामने ही नशे में धुत जमीन पर पड़ा हुआ मिल गया। पुलिस उसको थाने पर उठा के ले आई, लेकिन पूछताछ करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। वो बिल्कुल बेहोश था और नशे में बुरी तरह से धुत था। लोगों ने उसके बारे में जानकारी की तो ये पता लगा कि उसका नाम दीपक नैयर है और इसके पहले भी उसके बारे में कई तरह की शिकायतें पुलिस को मिल चुकी थी। तो और वो पहले किसी दूसरे शहर में रहता था और इधर कुछ दिनों से वो भीलवाड़ा आया हुआ था। पुलिस ने उसके सामान्य होने का इंतज़ार किया और सामान्य होते ही पुलिस ने उससे आगे की पूछताछ शुरू की। तभी उसने एक चौंका देने वाली बात की कि मेरे घर में बाहर से ताला बंद है, उसके भीतर भी 2 लोगों की लाश पड़ी हुई है जिनको मैंने ही मारा है। पुलिस के होश उड़ गए, फौरन भागे। चाबी वो दे नहीं पाया दीपक नैयर। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और देखा उसके भीतर 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। लेकिन उन 2 लाशों के साथ भी उसने वही किया था जो अयप्पा मंदिर के चौकीदार लाल सिंह के साथ किया था। उन्हें भी चाकुओं से गोद कर मारा गया था और उसके बाद उन दोनों के प्राइवेट पार्ट्स उसके शरीर से अलग कर दिए गए थे। पता लगने पर यह पता लगा कि एक का नाम मोनू और दूसरे का नाम संदीप था और दोनों ही दीपक नैयर के दोस्त थे। मोनू उसका बहुत जिगरी दोस्त था और संदीप भी कभी कभी मोनू के साथ दीपक नैयर से मिलने के लिए आया करता था। बहरहाल
पुलिस और जैसे जैसे सामान्य होने लगा वो, उससे उसने आगे की पूछताछ शुरू की कि 17 घंटे के भीतर, जो टाइमिंग बताई गई उसमें 17 घंटे के भीतर उसने 3 हत्याएं की थीं। पुलिस ने उससे पूछा आखिर क्या बात थी। उसने मोनू के बारे में बताया कि मोनू उसकी पैसों से मदद करता था, हर तरह से मदद करता था, इसलिए कि उसने मोनू की लव मैरिज कराई थी। मोनू का जिससे इश्क चल रहा था, घर वाले राजी नहीं हो रहे थे और दीपक ने ही सबको राजी करके और सारे इंतज़ाम करके वो शादी कराई थी। और शादी के बाद मोनू और उसकी पत्नी का विवाद शुरू हो गया था। मोनू उसके घर में ही रहता था और उसने एक काम ये किया कि कभी कभी जब ये शराब में बहुत देर देर तक नहीं आता था, तो उस घर की एक चाबी बिना दीपक की अनुमति के बनवा ली थी। किसी दिन ये बात दीपक को पता लग गई। सामान्य रूप से वो ताला खोलता था या उसकी चाबी जो उसके घर की रहती थी वो मांगता था, लेकिन वो ताला खुला हुआ मिला। इस बात को लेकर दीपक और मोनू में विवाद हुआ कि तुमने चाबी अगर बनवाई तो मुझे बताना चाहिए था। लेकिन वो इस, जैसे वो कहते हैं ना, ये बात उसके मन में घर कर गई कि इसने मुझे धोखा दिया, मैंने इसके साथ क्या क्या नहीं किया, शादी कराई इसकी, तमाम रिश्तेदारियों से, घर वालों से दुश्मनी मोल ली और इसने मुझे धोखा दिया। उस दिन शाम को दीपक ने शराब पी और उसे मोनू को बातचीत करने के लिए या किसी दूसरे बहाने से उसने बुलवाया। मोनू के साथ, अच्छा, मोनू को ये लग गया कि लगता है फिर ये शराब पिया होगा या पी लिया होगा या पीने की प्रोसेस में होगा और ये उसी बात को लेकर फिर मुझे परेशान करेगा। उसके पहुंचते ही दीपक ने उसे उसकी धोखेबाजी को लेकर उसे उलाहना देना शुरू किया। दोनों में वाद विवाद गहराना शुरू हुआ। तभी एक लकड़ी का डंडा, उससे उसने मोनू को पीटना शुरू किया। जैसे ही उसने पिटाई शुरू की, संदीप बीच में आ गया, लेकिन संदीप के सिर पर एक ही उस मोटी लकड़ी से एक वार करने पर संदीप भी जमीन पर गिर पड़ा। दोनों ही जब बेहोश होकर गिर पड़े तो दोनों का शरीर उसने चाकुओं से छलनी कर दिया और फिर दोनों के पैंट्स को उतार कर उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट के शरीर से अलग दूर फेंक दिया। फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ तो घर में रखे हुए गैस सिलेंडर्स से उनके सिर पर वार करके दोनों का सिर बुरी तरह से कुचल दिया। उसके बाद वो घर में बाहर से ताला लगाकर बाइक लेकर शहर में निकल पड़ा। अलग अलग जगहों से उसने 12 बजे तक शराब पीनी शुरू की। सब जगह से शराब उसने पी और उसके बाद फिर उसने अपने दोस्त प्रशांत को फ़ोन किया, जो पेशे से डॉक्टर था, या डॉक्टर के यहाँ जो वो बीपी यूपी नापने वाले जो उनके कंपाउंडर होते हैं, कुछ उस तरह का इसका दोस्त था। उसको फ़ोन किया और उससे कहा कि फ़ौरन चले आओ, मुझे लगता है मेरा बीपी बढ़ गया है। लेकिन उसकी आवाज़ से वो भाप गया प्रशांत और 70 बार कॉल करने के बाद भी प्रशांत नहीं आया और फाइनली उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। और जब वो नहीं आया तो फिर वहाँ से फिर वो बियर की दुकान पर पहुँच गया, लेकिन शाम के पैसे उसके जो शाम को उसने इकट्ठा किया था वो ख़त्म हो गए थे। वो प्रताप नगर में रहने वाले अपने एक भाई के घर गया। भाई घर पर नहीं मिला तो उसकी पत्नी ने उसे 5,000 रुपये दे दिए। इस बार दीपक बार में चला गया और फिर वो रात भर शराब पीता रहा। उसके बाद यूआईटी के आगे एक फूड स्टॉल पर खाना खाने गया। फ़ोन पर उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट पूरी हो गई थी, लिहाजा उसने 12 बजने का इंतज़ार किया। 12 बजने का इंतज़ार किया और उसके बाद फिर वो पैसा पेमेंट किया, फिर और बियर पी और बियर पीने के बाद वो अयप्पा मंदिर चला गया। अयप्पा मंदिर में वो पहले पुजारी को ढूंढता रहा। पुजारी के न मिलने पर उसने चौकीदार लाल सिंह से पुजारी के बारे में पूछना शुरू किया और जब उसने अनभिज्ञता प्रकट की कि
हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, दोनों को नाम से वो पूछ रहा था, उसकी भी चाकुओं से हत्या करके उसके भी प्राइवेट पार्ट्स को शरीर से अलग कर दिया। उसके बाद तक वो शराब के नशे में इस कदर धुत हो गया था कि फिर उसे होश नहीं था। पैदल पैदल लड़खड़ाता हुआ वो अपने घर पहुंचा और घर के पास पहुंचकर जमीन पर लुढ़क गया और वहीं पर सो गया। पुलिस को चौकीदार लाल सिंह की हत्या के कुछ को जानने वाले कुछ लोगों ने जो चित्रण बताया, जो उसका मारने वाले के बारे में जितनी बातें बताई और शराब के नशे में होने की बात बताई, उसी को ट्रैक करते करते पुलिस सवेरे जब वहाँ पहुँची तो ये ज़मीन पर बेसुध पड़ा हुआ सो रहा था। पुलिस ने फिर इसके बैकग्राउंड के जानने की बात की। पुलिस ने बड़ी कोशिश की इससे जानने की कि उसने इन लोगों के प्राइवेट पार्ट्स के साथ ऐसा व्यवहार उसने क्यों किया, क्यों उन्हें काटा। कोई न कोई बात ज़रूर होगी, लेकिन वो किसी एक कारण को बताने में उसने कारण नहीं बताया, पुलिस के तमाम कोशिशों के बावजूद। पुजारियों के लिए वो कहता था कि पुजारी वहाँ पर आने जाने वाली महिलाओं के साथ उनके संबंध हैं और वो उनके साथ छेड़खानी करते हैं। मैं उनके साथ ऐसा करना चाहता था लेकिन वो नहीं मिले, तो इस तरह की बातें। अपने दोस्त के लिए वो कहता था कि इसने मुझे धोखा दिया, लेकिन ये पूछने पर कि उसके प्राइवेट पार्ट्स क्यों काटे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पुलिस ने उसकी हिस्ट्री खंगालनी शुरू की कि शायद पुरानी हिस्ट्री में उसके या पहले के जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो जिसने उसे इतना बर्बर बना दिया कि मरने के बाद भी वो अपने तीन जो जानने वाले हैं, 2 जानने वाले और 1 चौकीदार के प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया। तो दीपक के पिता आरपी सहदेवन नैयर आर्मी से रिटायर्ड थे। वहीं दीपक की माँ समता कुमारी भीलवाड़ा के एसडीएम हॉस्पिटल में नर्स थीं, लेकिन 2007 में दोनों की मौत हो गई। दीपक के माँ और बाप दोनों की मौत हो गई। इसके बाद वो कुछ समय तक अपनी बहन के पास रहा। उसके बाद उसने बहन से झगड़ा कर लिया और वो बहन अपने परिवार से वो बहन अलग रहने लगी। इसके घर में जहाँ वो रहती थी, इसकी सहायता के लिए रहती थी, वो वहाँ से चली गई और वो अलग दूसरी जगह अपने परिवार के साथ रहने लगी और दीपक घर में अकेला रहने लगा। फिर दीपक के एक दोस्त जो उसके साथ पढ़ता था, उसने बताया कि वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। अंग्रेजी में उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी और इस समय वो एक नेटवर्क कंपनी में निम्बाहेड़ा क्षेत्र में एरिया मैनेजर था। नेटवर्किंग कंपनीज जो बहुत हैं उसमें एरिया मैनेजर था। और ये जिस दिन वो ये हत्या हुई है उससे 1 हफ्ते पहले ही वो भीलवाड़ा आया था। वो अपने एक दोस्त, 2 पुजारी और 1 एएसआई को रात भर ढूंढता रहा। अगर इनमें से कोई भी हत्या चढ़ा होता तो इन 3 के सिवा उनकी भी हत्या हो गई होती। दीपक ने पुलिस को बताया कि वो अपने कई दोस्तों से नाराज था। एक दोस्त को सबसे ज़्यादा वो ढूंढ रहा था जिसने उसके साथ धोखा किया था। पुलिस बार बार ये पूछती रही क्या धोखा किया, वो कुछ नहीं बताया उसने और तमाम उसने यातनाएं भी सहन की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उस दोस्त ने उसके साथ क्या धोखा किया था। जिस तरह से उसने ये मरने के बाद शवों से उनके प्राइवेट पार्ट्स अलग किए हैं, ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ धोखा यूं कि उसके किसी महिला मित्र के साथ, किसी जानने वाली महिला के साथ कुछ न कुछ बात ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। दीपक ने अयप्पा मंदिर के पुजारी पर भी गलत काम करने का आरोप लगाया था। वो भीलवाड़ा अयप्पा मंदिर के पुजारी की हत्या करने के बाद उदयपुर में दूसरे पुजारी के पास जाने वाला था। पहले वो पुजारी अयप्पा मंदिर भीलवाड़ा में ही था, बाद में वो उदयपुर चला गया। तो पहले वो भीलवाड़ा के वर्तमान पुजारी और फिर उसके बाद दूसरे पुजारी उदयपुर जाकर उसकी हत्या करने की फिराक में था। फिर भी बात वही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, इसका पता पुलिस को अब तक नहीं चला। पुलिस के पूछताछ पे उसने ये भी बताया कि वो उस रात एक एएसआई को भी ढूंढ रहा था और उसने बताया कि एएसआई ने यानी 22 तारीख के 2 दिन पहले 21 तारीख को उसको पीटा था,
शराब के नशे में पकड़ने के बाद उसकी बहुत पिटाई की थी और बाद में सवेरे शराब का नशा उतरने के बाद उसने उस एसआई का नाम और बाकी चीज़ें पता की थी और उस रात वो उसको भी ढूंढ रहा था। दीपक के खिलाफ कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2013 में दीपक ने प्रताप नगर पुलिस थाने में झगड़ा किया था। उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और उस दौरान दीपक ने जेल में करीब 20 लोगों को बुरी तरह से पीटा भी था। 2016 में दीपक शोरूम से एक कार लेकर भाग गया था। तेज कार चलाकर कई जगह उसने टक्कर मारी थी और इस मामले में और कार की दुर्दशा कर दी थी। नई वो शोरूम से निकाल कर लेकर भागा था। इस मामले में भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था। 2 साल पहले दीपक अपने गांव केरल गया था। वहां किराए की कार से उसने कई लोगों को टक्कर मारी थी। उसने स्थानीय लोगों और पुलिस वालों से भी झगड़ा किया था। उसके बाद ही भागकर यहाँ चला आया था। पुलिस ने उसको रिमांड पर लिया है और उससे सही बात निकलवाने की कोशिश अभी भी कर रही है। कोशिश की गई थी। ये घटना 22 जनवरी की है और 27 जनवरी तक उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड थी। पुलिस कस्टडी रिमांड ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक बाकी जो पूछताछ का मुख्य बिंदु था कि उसने इन तीनों लोगों के प्राइवेट पार्ट्स क्यों काटे हैं, उसका कोई संतोषजनक जवाब उसने नहीं दिया। आज की घटना, आज एक हत्यारे की सनक ने 3 लोगों की जान ले ली। 17 घंटे में 3 लोगों की जान। तीनों की हत्या करने के बाद उसने तीनों के प्राइवेट पार्ट्स को शरीर से अलग करके शरीर से थोड़ी दूर पर फेंक दिया था। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस ये बता पाने में या उससे पूछ पाने में या उससे उगलवा पाने में नाकाम रही कि उसने शवों के साथ ऐसा क्यों किया था। देखिए, हत्या के तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट के कि 3 लोगों के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर निकाल कर फेंक देना, जरूर कोई न कोई विशेष कारण होगा। सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है। लेकिन अभी तक दीपक नैयर से, मतलब जब वो पुलिस कस्टडी रिमांड में था, दीपक नैयर से पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है। मेरे विचार से इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, दीपक शराब पीने के बाद मानसिक रूप से कुछ डेविएट हो जाता हो, विक्षिप्त हो जाता हो और अपने साथ हुई किसी पुरानी घटना उसके जहन में, उसके दिमाग में नाचने लगती हो और इसीलिए शायद उसने इन 3 लोगों के साथ ये असामान्य, अमानवीय व्यवहार किया हो। दूसरा, वो उसी रात 2 और लोगों की हत्या करना चाहता था, बल्कि 3 लोगों की हत्या करना चाहता था, जिनमें एक एएसआई भी था और अयप्पा मंदिर का एक पुजारी भी था। और अपने डॉक्टर दोस्त को, जिसको वो बार बार कह रहा था कि मेरा बीपी हाई है, उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी शायद उसकी शराब की आदत से वाकिफ़ था और उसे अंदाज़ लग गया कि ये नशे में है, जाना ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं गया। इसके तो खैर 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि उसको लग रहा हो कि उसका बीपी हाई हो, इसके पहले भी कभी हुआ हो और उसे लगता हो कि हमारा बीपी हाई है, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मैंने जाने क्या क्या कर दिया है, उसको बुला के चेक करा के कोई दवाई मंगा लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। या फिर वो उसकी भी हत्या करना चाहता हो और उसको ये लगता हो कि यही मौका है, वो इसी बहाने आ जाएगा और हम उसे भी मार देंगे। तीसरा ये कि पुजारियों को तो वो उनकी चरित्रहीनता के कारण मारना चाहता था, ऐसा उसने बार बार पुलिस को बताया। ये पूछे जाने पर कि लाल सिंह को क्यों मारा, चौकीदार को क्यों मारा, तो उसने कहा कि हम चौकीदारों को और हम पुजारियों को ये संदेश देना चाहते थे कि उनकी चरित्रहीनता के कारण ही हम उनको ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिले और लाल सिंह को मैंने मारा ताकि उन तक संदेश पहुंच जाए कि महिलाओं के साथ जो उनके संबंध हैं वो और जो वो चरित्रहीनता करते हैं मंदिर के भीतर, वो बंद कर दें। ऐसा मुझे लगता है कि उसके दिमाग में ये रहा होगा। तो कुल मिला के ऐसा लगता है, जो उसका फाइनल कंक्लूज़न है, कि दीपक के परिवार, घर या किसी नज़दीकी महिला के साथ जो उसकी जानने वाली हो सकता है वो उसकी बहुत करीबी रही हो सकता है उससे प्रेम संबंध उसके रहे हों, तो उसके साथ
किसी दोस्त ने कुछ ऐसा किया हो जो उसके दिमाग में बैठ गया और उसे हर दोस्त पर, हर व्यक्ति पर शंका होने लगी कि ये ज़रूर कुछ न कुछ किसी न किसी के साथ इसने धोखा किया है। और जब भी शराब पीने के बाद उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल होती हो तो उसके दिमाग में वही फितूर घूमने लगता हो और इसीलिए वो ऐसी हत्याएं करके उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया करता होगा। अगर आपको भी कोई ऐसा, आपके दिमाग में भी कोई ऐसी बात आए कि ऐसा वो क्यों करता या उसने ऐसा क्यों किया, बाकी जो हत्याएं करने की सोच रहा था क्या उसके साथ भी ऐसा ही करता, उसका क्या कारण हो सकता है, तो कृपा करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।